69 BPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 लेक्चर 3 सेक्शन 1 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देना था। यह अधिनियम 1861 के परिषद अधिनियम में संशोधन के रूप में आया। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि अब परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था और इनके लिए विश्वविद्यालयों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, नगरपालिका संस्थाओं आदि से अनुशंसा ली जाती थी। हालांकि इसे निर्वाचन न कहकर मनोनयन ही कहा गया। सदस्यों को अब सीमित प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, परंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और न ही बजट में कटौती प्रस्ताव रख सकते थे। यह अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक चेतना के विकास की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। इसने आगे चलकर 1909 के अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि सुधार सीमित थे, फिर भी इसने भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग को बल प्रदान किया। अगला प्रश्न 1 बी संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संथाल विद्रोह 1855 में बिहार, अब झारखंड, के भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में संथाल जनजाति द्वारा किया गया एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन, जमींदारों, महाजनों और पुलिस के शोषण के विरुद्ध था। संथाल जनजाति के लोग मूलतः किसान और स्वाभिमानी थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए भूमि राजस्व प्रणाली, सूदखोर महाजनों के अत्याचार और पुलिस की कठोरता ने उन्हें अत्यधिक पीड़ित किया। स्थानीय प्रशासन इन समस्याओं को अनदेखा करता रहा, जिससे संथालों में असंतोष बढ़ता गया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। उन्होंने हजारों संथालों को संगठित कर संथाल परगना को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विद्रोह व्यापक रूप से फैला और कई अंग्रेज अफसर मारे गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया, परंतु इसका प्रभाव गहरा रहा। सरकार को अंततः संथाल परगना को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनानी पड़ी। संथाल विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक संघर्षों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने जनजातीय चेतना और प्रतिरोध का परिचय दिया। अगला प्रश्न 1 सी चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ, जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले अंग्रेज प्लांटर किसानों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था। अंग्रेजी जमींदार किसानों को 3 कठिया प्रथा के तहत जबरन अपनी भूमि के 1/3 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इससे किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी कष्ट झेलना पड़ता था। स्थानीय किसानों की दुर्दशा जानकर गांधी जी चंपारण पहुंचे और उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश की अवज्ञा की और गिरफ्तार हुए। इस आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। परिणामस्वरूप 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई और किसानों को राहत मिली। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की प्रभावशाली भूमिका की शुरुआत की और अहिंसक आंदोलन की ताकत को स्थापित किया। अगला प्रश्न 1 डी मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मौर्यकाल 322 ईपू 185 ईपू भारतीय कला और वास्तुकला के विकास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में सम्राट अशोक के शासनकाल 273 ईपू 232 ईपू में कला को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। मौर्य कला में शिल्प, स्तंभ, गुफाएं, स्तूप और महल प्रमुख रूप से विकसित हुए। अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ मौर्य कला की सबसे विशिष्ट उपलब्धियों में है। इनमें सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसका शीर्ष चिन्ह 4 शेरों वाला स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस काल की गुफा वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण बाराबर और नागार्जुनी की गुफाएं हैं, जो अजातशत्रु पर्वत पर खुदी हुई हैं। ये गुफाएं अजीवक संप्रदाय के साधुओं को दी गई थीं। स्तूप, विशेषकर सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप मौर्य काल में बनना प्रारंभ हुए, जिनमें आगे चलकर विस्तृत अलंकरण हुए। मौर्य कला में साम्राज्यवादी भव्यता के साथ साथ धार्मिक भावना का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जो भारतीय स्थापत्य कला के विकास की आधारशिला बनी। अगला प्रश्न 1. प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार और झारखंड क्षेत्र, गुफा चित्रों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बाराबर और नागार्जुनी की गुफाएं उल्लेखनीय हैं, जो मौर्य काल, विशेषतः सम्राट अशोक, में निर्मित हुई थीं। हालांकि इन गुफाओं में चित्रकला के स्पष्ट उदाहरण बहुत सीमित हैं, लेकिन कुछ गुफाओं में दीवारों और छतों पर प्राकृतिक रंगों से बने प्रारंभिक भित्तिचित्र, वॉल पेंटिंग्स, के अवशेष मिलते हैं। ये चित्र धार्मिक और सामाजिक जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के सत्याग्रह और हजारीबाग क्षेत्रों में भी गुफा चित्रों के प्रमाण मिले हैं, जो आदिम जीवन, शिकार, नृत्य और दैनिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। इन चित्रों में लाल, सफेद और काले रंगों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। पूर्वी भारत के ये गुफा चित्र आदिम मानव की कला संवेदना, धार्मिक आस्था और प्रकृति से संबंध को प्रकट करते हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप की आदिम चित्रकला परंपरा का महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2. प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल से ही यह प्रदेश शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की भूमि ने न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिए हैं। एक तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की धरती। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ देश विदेश से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज ज्ञान का भंडार थी, जिसमें लाखों ग्रंथ थे। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं-9वीं शताब्दी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां विशेष रूप से बौद्ध धर्म, तंत्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय भी देश विदेश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र था। 2. बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम स्थल। बिहार को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध को गया के बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज भी विश्व का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने बिहार के कई स्थानों जैसे राजगीर, वैशाली और कुशीनगर में अपने उपदेश दिए। इसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। उन्होंने यहाँ तपस्या की, उपदेश दिए और अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को फैलाया। 3. सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा। बिहार की भूमि ने अनेक महान विद्वानों और दार्शनिकों को जन्म दिया, जैसे चाणक्य, कौटिल्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे।
आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जिन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की। वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने अद्वैत वेदांत पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखीं। 4. वैशाली, लोकतंत्र और नारी शक्ति का प्रतीक। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता था। यहां महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महात्मा बुद्ध ने पहली बार यही भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। 5. तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक परंपराओं का विकास। राजगीर, बोधगया, पावापुरी, वैशाली और नालंदा जैसे स्थान आज भी तीर्थ और साधना के केंद्र हैं। इन स्थलों ने आध्यात्मिक चेतना को जीवंत रखा है और आज भी देश विदेश के श्रद्धालुओं और साधकों को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष: प्राचीन काल से ही बिहार न केवल शिक्षा का केंद्र रहा है, बल्कि उसने पूरी मानवता को धर्म, दर्शन और अध्यात्म की अमूल्य निधि दी है। यहाँ के विश्वविद्यालय, संत, आचार्य और धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति की महान परंपरा के प्रतीक हैं। बिहार का यह वैभव आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति का गौरवशाली अध्याय है, जिसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 2. बी. चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। चंपारण नील आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ और इसे महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह के पहले प्रयोग के रूप में जाना जाता है। यह न केवल किसानों के शोषण के विरुद्ध एक सफल आंदोलन था, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और रणनीति को भी आकार दिया। चंपारण नील आंदोलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ब्रिटिश प्लांटर चंपारण क्षेत्र के किसानों से जबरन 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत अपनी जमीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करवाते थे। किसानों को इससे आर्थिक हानि होती थी, क्योंकि नील की खेती लाभकारी नहीं थी और उसके बाद भूमि भी बंजर हो जाती थी। इसके साथ ही अत्याचार, कर वसूली और धमकी आम बात थी। जब किसानों की पीड़ा असहनीय हो गई, तब राजकुमार शुक्ल नामक किसान नेता महात्मा गांधी को चंपारण लाए। गांधी जी ने वहां जाकर किसानों की स्थिति का अध्ययन किया और ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के विरुद्ध चंपारण में रुककर सत्याग्रह प्रारंभ किया। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। 1. सत्याग्रह का पहला प्रयोग। गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार भारत में सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग किया। 2. कानूनी और नैतिक संघर्ष। उन्होंने न केवल किसानों की समस्याओं को दर्ज किया, बल्कि प्रशासन से कानूनी और नैतिक आधार पर उनका समाधान भी मांगा। 3. जांच समिति का गठन। ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर एक जांच समिति गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। 4. 3 कठिया प्रथा की समाप्ति। आंदोलन के परिणामस्वरूप 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और किसानों को बड़ी राहत मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव। 1. गांधी जी के नेतृत्व की स्थापना। चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को भारत में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। यह भारतीय जनमानस में उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास का प्रारंभिक आधार बना। 2. सत्याग्रह की शक्ति का प्रमाण। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि अहिंसा और जनशक्ति के बल पर भी बदलाव लाया जा सकता है। 3. किसान वर्ग की चेतना। यह आंदोलन किसानों की राजनीतिक चेतना को जागृत करने वाला था, जिससे वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 4. ब्रिटिश प्रशासन की विवशता। इसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय जनता अब शोषण के विरुद्ध संगठित हो सकती है और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है। 5. राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा। चंपारण ने गांधीवादी आंदोलन की नींव रखी, जिससे आगे चलकर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बड़ी क्रांतियां जन्मी। निष्कर्ष। चंपारण नील आंदोलन सिर्फ एक क्षेत्रीय किसान आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। इसने संघर्ष के नए अहिंसात्मक तरीकों को जन्म दिया और गांधी जी के नेतृत्व में जनता को आत्मबल और विश्वास प्रदान किया। इससे भारत में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का नया युग प्रारंभ हुआ, जिसने स्वतंत्रता की राह को स्पष्ट किया। अगला प्रश्न
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को उदारवादी चरण मॉडरेट फेज कहा जाता है। इस चरण के प्रमुख नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शिक्षित, संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले और ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठावान नेता थे। उनका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार, प्रशासन में भागीदारी और ब्रिटिश शासन की नीतियों में सुधार लाना था। उदारवादियों का योगदान। एक राजनीतिक चेतना का विकास। उदारवादियों ने भारतीयों के बीच राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उन्होंने जनता को यह बताया कि वे एक उपनिवेशित देश के नागरिक हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। 2. संवैधानिक मार्ग का अनुसरण। उदारवादियों ने ब्रिटिश संसद और प्रेस के माध्यम से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से रखा। उन्होंने याचिकाओं, ज्ञापनों और प्रस्तावों के जरिए सुधारों की मांग की। 3. राष्ट्रीय मंच की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय मंच के रूप में हुई जो विभिन्न प्रांतों के लोगों को एक साथ लाने में सफल रही। 4. आर्थिक शोषण का विश्लेषण। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेनेज थ्योरी के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि कैसे भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। यह भारतीयों को अपने आर्थिक शोषण के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा। 5. प्रेस और शिक्षा का प्रसार। उदारवादियों ने स्वतंत्र प्रेस और आधुनिक शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया, जिससे विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ। आलोचनात्मक मूल्यांकन। एक बहुत अधिक नरम रवैया। उदारवादी अंग्रेजी सरकार से अत्यधिक निष्ठा रखते थे और उनमें विरोध की तीव्रता नहीं थी। वे केवल याचिकाओं और प्रार्थनाओं तक सीमित रहे, जिसे उनके आलोचकों ने प्रार्थना युग कहा। 2. जनसहभागिता की कमी। उनके आंदोलनों में आम जनता की भागीदारी बहुत कम थी। यह आंदोलन मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। 3. यथार्थ का अभाव। उदारवादी यह मानते थे कि अंग्रेज भारत के भले के लिए शासन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति को नकारता था। 4. धीमे सुधारों की मांग। उन्होंने कभी भी स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि केवल प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तक सीमित रहे। निष्कर्ष। हालांकि उदारवादी चरण को प्रार्थना युग कहकर उसकी सीमाएं बताई जाती हैं, फिर भी यह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभिक आधार था। उन्होंने एक राष्ट्रीय मंच खड़ा किया, जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक किया और ब्रिटिश नीतियों की आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की। यह चरण क्रांतिकारी आंदोलनों और स्वराज की मांग की भूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ। अतः सीमाओं के बावजूद उदारवादियों का योगदान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न 3. बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जिसने पारंपरिक गुरुकुल और धार्मिक शिक्षा प्रणाली से हटकर आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। यह बदलाव 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करना प्रारंभ किया। बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। 1. प्रारंभिक प्रयास और मिशनरियों की भूमिका। ब्रिटिश शासन के पहले दौर में बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोले जहां अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, गणित और आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों ने शिक्षा का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। 2. शिक्षा संस्थानों की स्थापना। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पटना, बिहार शरीफ, गया और अन्य शहरों में कई आधुनिक स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ने बिहार में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा दी। इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया।
3. सामाजिक सुधारकों का योगदान। बिहार के सामाजिक सुधारकों जैसे राजेंद्र प्रसाद, कृष्णकांत सहाय और चंद्रशेखर सहाय ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए शिक्षा के मार्ग खोले। 4. स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता संग्राम के नायक शिक्षा को जनजागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के उपकरण के रूप में देखते थे। गांधी जी और अन्य नेताओं ने भी शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक सुधार का साधन माना। बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव। 1. सामाजिक परिवर्तन। आधुनिक शिक्षा ने बिहार के समाज में जाति धर्म, लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों को चुनौती दी। शिक्षा से प्रभावित लोग सामाजिक सुधारों के पक्षधर बने, जिससे दलितों और पिछड़ों का उत्थान हुआ। 2. राजनीतिक जागरूकता। शिक्षा ने बिहार वासियों को ब्रिटिश शासन की नीतियों और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझने में मदद की। शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और नेतृत्व प्रदान किया। 3. आर्थिक विकास। शिक्षा से विकसित वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान ने बिहार में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। कई युवा प्रशासन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने लगे, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। 4. संस्कृति और साहित्य का विकास। आधुनिक शिक्षा ने बिहार की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मैथिली, भोजपुरी और हिंदी साहित्य को नई दिशा मिली और पत्रकारिता का विकास हुआ। 5. महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। महिलाओं के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खुले, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय हुईं। निष्कर्ष। बिहार में आधुनिक शिक्षा ने न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। यह शिक्षा का विस्तार स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान का माध्यम बना। आज भी बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता और समर्पण उसी परंपरा का परिणाम है, जो आधुनिक शिक्षा के विकास से प्रारंभ हुई थी। इसने बिहार को भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और शैक्षिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, को एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या माना है, जो महिलाओं के समान अधिकारों और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। न्यायालय ने बार बार स्पष्ट किया है कि ये रूढ़ियां महिलाओं की स्वतंत्रता, अवसरों और समानता को सीमित करती हैं और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों में कहा है कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं केवल व्यक्तिगत सोच का परिणाम नहीं हैं, बल्कि ये व्यापक सामाजिक संरचनाओं में बैठी हुई हैं, जिनसे मुकाबला करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, न्यायालय ने विवाह, रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी है। इसके अलावा, न्यायालय ने शिक्षा, संवैधानिक सुरक्षा और समानता के अधिकारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए इन रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर करना आवश्यक है। न्यायालय का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब महिलाओं को बराबर का सम्मान और अवसर मिले। इस प्रकार, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबले को न केवल कानूनी मुद्दा मानता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन का भी एक आवश्यक भाग मानता है। अगला प्रश्न। 4. बी. भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसका उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा के व्यापक और समन्वित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
यह संहिता विभिन्न कानूनों और प्रावधानों को एकीकृत करते हुए सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था प्रदान करती है। यह संहिता पुलिस, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने के लिए बनी है। इसके अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार, कर्तव्य और दायरे स्पष्ट किए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम करने में मदद मिलती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करती है, जिससे सुरक्षा से जुड़े निर्णय त्वरित और प्रभावी बनते हैं। इसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए यह संहिता शासन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन और सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वर्तमान परिदृश्य में सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अगला प्रश्न 4C विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कानून बनाने और नीति निर्धारण में सुधार हो रहा है। AI बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करके नीतिगत विकल्पों की प्रभावशीलता का आकलन कर सकता है, जिससे विधायिका को सूचित और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। AI के माध्यम से जनमत सर्वेक्षण, कानूनों के पूर्वानुमान और सामाजिक प्रभाव का त्वरित मूल्यांकन संभव होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है। इसके अलावा AI कानूनों के प्रवर्तन और निगरानी में भी सहायता प्रदान करता है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं की गति बढ़ती है। हालांकि AI के उपयोग के साथ नैतिकता, पारदर्शिता और निर्णयों में पक्षपात जैसी चिंताएं भी जुड़ी हैं, जिन्हें विधायी संस्थाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए मानव निगरानी और संवैधानिक नियंत्रण आवश्यक है। सारांशतः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधायी निर्णयों को और अधिक ज्ञान आधारित, त्वरित और प्रभावी बनाने में सहायक है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न 4D वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022 से 23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022 से 23 एक व्यापक अध्ययन है, जो विभिन्न देशों में वेतन असमानता, लिंग आधारित वेतन अंतर, औसत मजदूरी और रोजगार के पैटर्न का विश्लेषण करता है। इस रिपोर्ट के मुख्य मापदंडों में औसत वेतन, वेतन वृद्धि की दर, लिंग और जाति के आधार पर वेतन अंतर तथा विभिन्न उद्योगों और पेशों में वेतन संरचना शामिल हैं। रिपोर्ट में देशों के आर्थिक विकास, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए वेतन वितरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इससे नीति निर्धारकों को यह समझने में मदद मिलती है कि वेतन असमानता को कम करने और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट के प्रभावस्वरूप कई देशों ने वेतन नीति में सुधार, लिंग समानता को बढ़ावा देने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण और आर्थिक असमानता को घटाने के लिए जागरूकता भी बढ़ी है। इस प्रकार वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022 से 23 वैश्विक आर्थिक न्याय और समावेशन को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है। अगला प्रश्न 4E भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं? उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 का उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पादों की स्थिति मजबूत करना है। इस नीति में निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की गई हैं, ताकि वे विदेशी बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें। नीति के मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं
1 मूल्यवर्धन पर जोर, निर्यात को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान दिया गया है। 2 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रणालियों का प्रयोग, निर्यात प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग। 3 निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता, एक्सपोर्ट क्रेडिट, टैक्स रिबेट और विभिन्न अनुदान योजनाएं निर्यातकों को दी गई हैं। 4 विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, इन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट और सहूलियत। 5 सतत और हरित व्यापार को प्रोत्साहन, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। विदेश व्यापार नीति 2023 भारत को निर्यात में आत्मनिर्भर और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में प्रभावशाली बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यह नीति निर्यातकों को नए अवसरों के साथ साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न 5 मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी। मणिपुर, जो पूर्वोत्तर भारत का एक संवेदनशील और विविधतापूर्ण राज्य है, पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रजातीय और धार्मिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। मणिपुर में मुख्यतः 2 प्रमुख समुदाय हैं, मेकाओ, मेइतेई, जो अधिकतर घाटी क्षेत्र में रहते हैं और मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तथा हिल जनजातियां, हिल ट्राइब्स, जिनमें नागा, कुरमा, सांगची और अन्य जनजातीय समूह शामिल हैं, जो अधिकतर ईसाई धर्म से जुड़े हैं। मणिपुर संकट मुख्य रूप से भूमि विवाद, पहचान के मुद्दे और राजनीतिक अधिकारों को लेकर उभरा है। मेका समुदाय की बढ़ती जनसंख्या और राजनीतिक दबदबा हिल जनजातियों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। हिल जनजातियां विशेष तौर पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं, जबकि मेका समुदाय अपनी सामाजिक राजनीतिक पहचान और विकास के लिए संघर्षरत है। 2019 के बाद से इस असंतोष और संघर्ष ने चरम सीमा पकड़ ली है, जिससे कई बार हिंसा, विरोध प्रदर्शन और पुलिस जनजातीय समूहों के बीच टकराव हुए हैं। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस स्थिति को संभालने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़ी होने के कारण इसका समाधान कठिन है। प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति पर संभावित प्रभाव। 1 राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा। प्रजातीय धार्मिक संघर्ष भारत की बहुलता और विविधता की असली परीक्षा है। ऐसे संघर्ष यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे क्षेत्रीय अस्थिरता, देश के एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में यह खतरा विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही सशस्त्र विद्रोह और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है। 2 राजनीतिक ध्रुवीकरण में वृद्धि। प्रजातीय और धार्मिक आधार पर संघर्ष राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग समुदायों को समर्थन दिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। इससे देश में समाज में तनाव और कट्टरता को बल मिलता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। 3 राज्य नीति और संसाधनों का पुनर्वितरण। ऐसे संघर्षों के कारण सरकार को विशेष समूहों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी पड़ती है, जैसे आरक्षण, भूमि अधिकार, स्थानीय शासन। यह संसाधनों के वितरण में असमानता और विवाद को जन्म दे सकता है, जिससे अन्य समुदायों में असंतोष बढ़ता है। 4 सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चुनौती। प्रजातीय धार्मिक संघर्षों से हिंसा और अशांति फैलने का खतरा रहता है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके लिए सेना या सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ती है, जिससे क्षेत्र की सामान्य जीवन शैली प्रभावित होती है। 5 विकास पर प्रभाव। सामाजिक संघर्ष विकास योजनाओं और निवेश को प्रभावित करते हैं। अस्थिरता के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और लोगों का जीवन स्तर गिरता है। इससे क्षेत्र की पिछड़ापन और गरीबी बढ़ती है। 6 राष्ट्रीय संवाद और समावेशी विकास की आवश्यकता।
प्रजातीय धार्मिक संघर्ष से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद, सहिष्णुता और समावेशी विकास की नीति अपनाना अनिवार्य हो जाता है। इससे सभी समुदायों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे, जिससे तनाव कम होगा। निष्कर्ष: मणिपुर संकट केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ता है। प्रजातीय धार्मिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव को समझदारी, संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण नीतियों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और अखंडता के लिए यह जरूरी है कि सभी समुदायों को उनके अधिकार दिए जाएं और समान सम्मान मिले। साथ ही सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास के माध्यम से ऐसे संघर्षों को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके। इसलिए मणिपुर जैसे संकटों से सीख लेकर राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और संतुलित राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि भारत का सामाजिक सांस्कृतिक ताना-बाना मजबूत और एकजुट रह सके। अगला प्रश्न 5b, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है? भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह विचार वैश्विक एकता, सहिष्णुता और समन्वय पर जोर देता है। भारतीय नेतृत्व ने G20 मंच पर इस दर्शन को प्रभावी रूप से अपनाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान सहयोग, सहिष्णुता और साझा विकास की भावना से करना चाहता है। भारतीय नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिबिंब। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस प्राचीन दर्शन को अपनी नीति और दृष्टिकोण का मूल आधार बनाया है। यह दर्शन केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में भारत की बहुपक्षीय सोच का परिचायक है। भारत ने आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल विकास जैसे विश्वव्यापी मुद्दों पर समावेशी और न्यायसंगत समाधान तलाशने पर बल दिया है। इस प्रकार भारत ने G20 में सभी देशों को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा है, जहां एक दूसरे की समस्याओं और विकास की जिम्मेदारी साझा की जाती है। यह दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण और विकसित देशों के बीच पुल बनाने का काम करता है, जिससे समग्र वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक सहयोग एवं विकास में भारत की भूमिका। एक, सहयोग पर बल। भारत ने G20 के मंच पर सहयोग को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए टीकों के समान वितरण में सहयोग को बढ़ावा दिया। इससे वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की भूमिका स्पष्ट होती है। 2, समावेशी विकास। भारत ने विकासशील देशों की आवाज को महत्व दिया है और ऐसी नीतियां प्रस्तावित की हैं जो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। यह दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के समावेशी सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें हर देश के विकास को समान महत्व दिया जाता है। 3, जलवायु कार्रवाई। भारत ने G20 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों का समर्थन किया है। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया, जो पृथ्वी के कल्याण की व्यापक जिम्मेदारी को दर्शाता है। 4, डिजिटल समावेशन। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से विकास के अवसरों को सभी देशों तक पहुंचाने के प्रयासों में भारत अग्रणी रहा है। यह दृष्टिकोण भी इस प्राचीन दर्शन के साथ मेल खाता है कि ज्ञान और संसाधन सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मूल्यांकन। भारत का G20 में नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को आधुनिक वैश्विक राजनीति में स्थान देने का प्रयास है। यह दर्शन बहुपक्षीयता, समानता और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। भारत ने इस दृष्टिकोण के तहत न केवल आर्थिक हितों का समन्वय किया, बल्कि सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सहयोग को भी महत्व दिया। इससे वैश्विक व्यवस्था में भारत की एक सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका स्थापित हुई है।
यह दर्शन वैश्विक असमानताओं और संघर्षों को कम करने में मददगार हो सकता है, क्योंकि यह समावेशन, सहिष्णुता और सामूहिक प्रगति का संदेश देता है। अतः भारत का G20 नेतृत्व विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चुनौतियां एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। निष्कर्षतः वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित भारत ने G20 में वैश्विक सहयोग, समावेशी विकास और स्थिरता के लिए न केवल नीति निर्मिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि इसे एक सार्वभौमिक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, जो वैश्विक समुदाय को एकजुट करने का माध्यम बन रहा है। अगला प्रश्न 6 भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। परिचय। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश में विभिन्न धर्मों, जातियों और परंपराओं के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज, लागू हैं। एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को एक समान, सार्वभौमिक कानून में समाहित करना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका निर्देश है, लेकिन इसे लागू करना जटिल सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है। पूर्वानुमानित सकारात्मक सामाजिक परिणाम। एक समानता और न्याय की स्थापना। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। इससे लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, विवाह, विरासत और तलाक जैसे मामलों में समानता आएगी। यह महिलाओं के अधिकारों को विशेष सुरक्षा देगा, जो कुछ व्यक्तिगत कानूनों में अभी सीमित हैं। 2 राष्ट्रीय एकता और समरसता में वृद्धि। विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानूनों की जगह एक सामान्य कानून आने से सामाजिक समरसता बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। इससे यह संदेश जाएगा कि सभी भारतीय समान हैं और कानून के समक्ष बराबर हैं। 3 न्याय की आसान पहुंच। जब सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा, तो न्याय व्यवस्था सरल और प्रभावी होगी। इससे कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी और न्याय पाने में आसानी होगी। 4 धार्मिक कट्टरता में कमी। विभिन्न कानूनों की बजाय एक समान कानून से धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव और कट्टरता को कम किया जा सकेगा। इससे समाज में सहिष्णुता और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वानुमानित नकारात्मक सामाजिक परिणाम। 1 धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का आघात। भारत में विभिन्न समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए व्यक्तिगत कानूनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। यूसीसी लागू करने पर कुछ समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं पर हमला समझ सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति, विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं। 2 समुदाय विशेष का विरोध। कुछ धार्मिक और जातीय समूह, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, यूसीसी को अपनी सांस्कृतिक आजादी पर खतरा मान सकते हैं। इससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर ध्रुवीकरण हो सकता है, जो देश की सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। 3 लंबी समय तक विवाद और असंतोष। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विवाद बढ़ने से कानून के सफल क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। कई बार यह प्रक्रिया अदालतों तक भी पहुंचती है, जिससे विवाद और भी बढ़ सकते हैं। 4 परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का नुकसान। भारत की विविधता उसकी ताकत है। यूसीसी के नाम पर यदि परंपराओं का अवमूल्यन किया गया, तो इससे सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष। एक समान नागरिक संहिता भारत में समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। हालांकि, इसे लागू करते समय देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक संवाद, संवेदनशीलता और सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानून सभी समुदायों के हितों और भावनाओं का सम्मान करता हो।
भारत के बहुलतावाद को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है, जिससे सकारात्मक सामाजिक परिणाम सुनिश्चित होंगे और नकारात्मक प्रभाव कम से कम होंगे। अगला प्रश्न 6b। इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है? वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों व भूमिका का विवेचन कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। चंद्रयान-3 मिशन के संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति, अपेक्षाएं, उपलब्धियां और वैश्विक भूमिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मिशन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का परिचायक है, बल्कि इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक अपेक्षाओं और उपलब्धियों के अनुरूप अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चंद्रयान-3 मिशन, तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरना और वहां विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करना है। चंद्रयान-2 के लैंडर की असफलता के बाद इसरो ने इस मिशन को अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाकर लॉन्च किया। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं, जो चंद्रमा की सतह पर विभिन्न शोध और डेटा संग्रह करेंगे। इस मिशन की सफलता भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता, मिशन डिजाइन में परिष्कृत क्षमता और अंतरिक्ष तकनीक में निरंतर सुधार का प्रमाण है। भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक अपेक्षाएं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। सस्ती और प्रभावी तकनीक विकसित करने की क्षमता के कारण इसरो ने विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। चंद्रयान-3 मिशन ने यह दिखाया कि भारत न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक अनुसंधान को भी प्राथमिकता देता है। वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण का क्षेत्र तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है, जहां अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ी सक्रिय हैं। भारत की सस्ती और नवोन्मेषी तकनीक ने उसे इस प्रतिस्पर्धा में अलग स्थान दिया है। चंद्रयान-3 ने वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित किया है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर भारत की भूमिका। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस मिशन के जरिए भारत ने चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है, जो कि भविष्य के मंगल मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतरिक्ष संसाधनों के दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को न केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित रखा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित किया है। इसरो विभिन्न देशों के साथ उपग्रह प्रक्षेपण और डेटा साझा करने में सक्रिय है, जिससे भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ी है। चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को न केवल एक तकनीकी परिपक्वता का प्रतीक बनाया है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर एक मजबूत, जिम्मेदार और नवाचार प्रधान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठनों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और अंतरिक्ष नीति निर्धारण में प्रभावी भागीदारी का अवसर मिलेगा। निष्कर्ष। चंद्रयान-3 मिशन भारत की अंतरिक्ष शक्ति को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में एक मील का पत्थर है। यह मिशन भारत की वैज्ञानिक योग्यता, तकनीकी नवाचार और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। इसके साथ ही भारत का उद्देश्य केवल तकनीकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक विकास के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना भी है। इस मिशन ने भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति को नई दिशा दी है, जो आने वाले वर्षों में और भी बड़े, महत्वाकांक्षी और सफल अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत का यह सफर वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में उसकी भूमिका को और सुदृढ़ करते हुए देश को तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।